हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बच्चे या ह्यूमन के ग्रोथ में या डेवलपमेंट में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हेरिडिटी कैरेक्टर्स भी लेके पैदा होता है और एनवायरनमेंट जिस सराउंडिंग में वो रहता है वो भी उसको काफ़ी इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हेरिडिटी होती क्या है, उसका रोल क्या है डेवलपमेंट में, और एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट का क्या रोल है डेवलपमेंट में, और दोनों मिलके क्या इफेक्ट डालते हैं उस चीज़ को भी समझेंगे, और हेरिडिटी का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से मिलके होता है, मतलब दोनों के दोनों इफेक्ट डालेंगे। हम ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सिर्फ हेरिडिटी ही डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है या सिर्फ एनवायरनमेंट ही डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। दोनों मिलके डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं या दोनों की वजह से बैलेंस करके ही डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी है उसको हम नेचर बोलते हैं, क्योंकि नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते, वो स्टैटिक फैक्टर है हेरिडिटी। ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं आपको ये ध्यान रखने हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम्स में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हेरिडिटी जो है वो स्टैटिक फैक्टर है जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है वो एज इट इज़ होगा, जो होना है उसको चेंज नहीं कर सकते पूरी लाइफ के लिए। हम नेचर बोलेंगे इसको, क्योंकि जैसे नेचर को चेंज नहीं कर सकते, जिसका नेचर जैसा है वो वैसा ही रहता है, उस तरीके से हेरिडिटी को हम नेचर बोलते हैं। उसी तरीके से एनवायरनमेंट को हम नर्चर बोलते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में हमारा पालन पोषण होता है, एक तरीके से हम ग्रो करते हैं हमारे सराउंडिंग में। ये डायनामिक फैक्टर है, एनवायरनमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह जाके रह सकते हैं, या हमारी सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रही है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट रहेगा हम उसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो डायनामिक फैक्टर है। हेरिडिटी है वो एक स्टैटिक फैक्टर है, ये हमें ध्यान रखना है। और ये टर्म याद रखनी है कि जो डेवलपमेंट है वो प्रोडक्ट है किसका, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। ये जो एक इक्वेशन है इसको हमें याद रखना है, क्योंकि सीटेट में बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है। आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा कि H+E है या H-E है, इस तरीके से अलग अलग इक्वेशंस दी होती हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट है, मतलब H मल्टीप्लिकेशन E। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट है डेवलपमेंट। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट आ जाता है हेरिडिटी है क्या। अगर आपको ऐसे कुछ एग्ज़ाम देना है जो सब्जेक्टिव हो तो उसमें आप लिख सकते हो, और हेरिडिटी की जो बेसिक चीज़ है एक तरीके से वो समझ लेते हैं। हेरिडिटी क्या है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, ट्रेट्स होते हैं, वो पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं, वो पास करता है, जनरेशन टू जनरेशन। जो उसकी क्वालिटी होंगी पेरेंट्स की वो बच्चे में आएगी, उसको बोलेंगे हेरिडिटी। देन इट इज़ ऑल्सो कोल्ड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वर्ड जो है उसके लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल क्यों बोला है, क्योंकि बायोलॉजिकल मतलब हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे आँख नाक कान जो शेप्स हैं, हाइट है, बालों का कलर है, वो सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, उनसे ही हम इनहेरिट करते हैं। ओके, इनहेरिट मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होनी वो चीज़ें। हेरिडिटी इज़ द मैकेनिज्म बाय विच कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबलेंस मतलब कैसा दिखता है एंड डिफरेंस आर पास डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। हर एक इंडिविजुअल है वो दूसरे से अलग रहता है। अलग किस बेसिस पे है, क्योंकि कुछ कुछ कैरेक्टर्स हमारे इनहेरिट हो रहे हैं पेरेंट्स से। जो भी जैसे हम दिखते हैं, कई बार होता है ना कि बच्चा जो है वो अपने कई बार फादर की तरह दिखता है, मदर की तरह दिखता है, तो वो रिजेंबलेंस भी हमें इनहेरिटेंस में ही मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नाक की शेप हो गई, पूरा फेस की शेप हो गई, कुछ बालों का टेक्सचर हो गया, कलर हो गया, वो भी इनहेरिटेंस में ही हमें मिलता है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। जो जीन्स हैं उसके थ्रू जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ना वो पास होते हैं। तो ये जीन्स क्या हो गई, यूनिट हो गई हेरिडिटी की। जीन्स के थ्रू ही कैरेक्टर्स हैं वो पास होंगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन्स में। जेनेटिक इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी इन बायोलॉजी। जो जेनेटिक्स है उसके अंदर हम हेरिडिटी की स्टडी करते हैं। जो मेंडल थे उन्होंने प्रपोज किए थे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस।
जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो मेंडल एक बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट जो भी थे उन्होंने प्रपोज किए थे। 3 लॉ दिए थे उन्होंने यहाँ पे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी कि लाइक कौन से फीचर्स हैं जो हमें बाहर से दिखेंगे। डोमिनेंस मतलब डोमिनेट करता है कोई फीचर, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो दब जाते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन में दिख सकते हैं। तो इसमें बायोलॉजी वाला कुछ ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो मेन हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट ये था, और इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या कई बार टेट में भी इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। सो हेरिडिटी है वो फिक्स है, हमने समझ लिया कि ये स्टैटिक फैक्टर है, डायनेमिक फैक्टर नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिले हैं वही रहेंगे। जेनेटिक ये मतलब जो भी ट्रांसफ़र होते हैं कैरेक्टरिस्टिक, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनके थ्रू, जो हमारे डीएनए में होते हैं क्रोमोसोम्स, उनके थ्रू वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। नॉर्मली कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन होते हैं, उसमें 23 पेयर होते हैं। तो 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं उसको हम ऑटोसोम्स बोल सकते हैं। मतलब मेल और फीमेल दो कैटेगरी आ गई हमारे ह्यूमन में भी। सो दोनों में 22 पेयर्स हैं वो सेम रहेंगे बिल्कुल, लेकिन एक पेयर है वो डिफरेंट रहता है, और उसी एक पेयर की वजह से दोनों की सेक्स डिफरेंट रहते हैं। लाइक मेल है फीमेल है, वुमेन है मैन है, इस तरीके से। तो वो जो एक पेयर है क्रोमोसोम का वो डिसाइड करता है कि बच्चा है वो जो उसका सेक्स है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। ओके, वो कैसे डिसाइड होता है? अब ये फादर है, मेल को हम फादर वाला मेल मान लो, या मदर है फीमेल। सो जो फीमेल है उसका जो 23rd एक हम लास्ट एक पेयर की बात कर रहे हैं क्रोमोसोम की, उस क्रोमोसोम में 2 पेयर होते हैं, दोनों के दोनों एक्स और एक्स, मतलब सेम ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उनके। लेकिन मेल जो होता है उसमें एक एक्स और एक वाई दोनों मिलके एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, जो लास्ट का 23rd क्रोमोसोम हमने पढ़ा है। सो इसमें से अगर एक्स आता है जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, सो एग में अगर एक्स आता है मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से, तो एक्स आएगा ही आएगा, ये फिक्स है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, दोनों उसके पास एक्स हैं। सो एक्स और एक्स दोनों एक्स एक्स आए और डबल एक्स मतलब एक्स एक्स बन गया। अगर एक्स एक्स हमें मिलता है जो कि फीमेल की क्रोमोसोम में होता है एक पेयर, तो फीमेल होगी, मतलब बेबी गर्ल होगी। लेकिन अगर मेल का वाई आता है इधर से और फीमेल का तो एक्स ही आएगा, और एक्स वाई बनाता है यहाँ पे, सो क्या बेबी बॉय होगा। सो वो इस तरीके से डिसाइड होते हैं सेक्स। अगर मेल का एक्स आता है फीमेल का वाई आता है और एक्स वाई पेयर बनता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, सो उसका मेल होगा, और अगर एक्स एक्स बनता है तो फीमेल होगा। ओके, देन ट्विन्स कैसे होते हैं, ट्विन्स का कॉन्सेप्ट भी आता है और इसमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो ट्विन्स 2 तरीके के होते हैं, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं हम इनको। एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स, दूसरा होता है फ्रेटर्नल ट्विन्स। सो आइडेंटिकल ट्विन्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम होंगे वो, उनकी फेस की शेप, हाइट, हेल्थ, बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा। इवन उनका जो सेक्स होता है वो भी सेम होगा। मतलब अगर लड़की हो रही है तो दोनों लड़की होंगी, लड़के हैं तो दोनों लड़के ही होंगे। ओके, ये मोनोजाइगोटिक होते हैं, मतलब एक ही जो एग होता है वो फर्टिलाइज होता है और उससे 2 बच्चे होते हैं। सिंगल सेल फर्टिलाइजेशन होता है और सेम सेक्स रहेगा, ये हमें याद रखना है। आइडेंटिकल ट्विन्स की ये कैरेक्टरिस्टिक हैं। देन आता है फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स में मतलब दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों अलग अलग एग से फर्टिलाइज होंगे। इसको जाइगोटिक्स भी बोलते हैं, कि 2 जो सेल्स हैं, जो एग्स हैं, वो दोनों अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं और 2 ट्विन्स पैदा होते हैं। दोनों सेम हो भी सकते हैं, दोनों सेम नहीं भी हो सकते हैं। ज़्यादातर फैटर्नल की कैरेक्टरिस्टिक में यही हो जाएगा कि जो दोनों ट्विन्स हैं वो सिमिलर नहीं दिखेंगे, उनका जो सेक्स है वो भी सिमिलर नहीं दिखेगा। मान लो दोनों क्या है कि एक बेबी बॉय है एक बेबी गर्ल है, और दोनों सेम दिख सकते हैं, या दोनों डिफरेंट दिख रहे हैं, लेकिन दोनों लड़कियां भी हो सकती है, दोनों लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टरिस्टिक यही रहेगी, या तो वो डिफरेंट दिखेंगे या डिफरेंट सेक्स रहेगा दोनों का। डाइजाइगोटिक होते हैं, मतलब दोनों अलग अलग सेल अलग अलग एग से फर्टिलाइज्ड होते हैं। सो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे समझना है। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव यहाँ से पुटअप किए जाते हैं।
ओके। अब समझ लेते हैं कि रोल क्या है हेरिडिटी का इन डेवलपमेंट में। अब देखो डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, हेरिडिटी किस किस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है, हमें वो चीज़ पढ़नी है। जेनेटिक इनहेरिटेंस जो होता है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट फिजिकली लेवल पे होगा, फिजिकल लेवल पे। तो फिजिकल ट्रेट्स कौन कौन सी होंगी कि लाइक हमारी हाइट है, आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है, वो एक तरीके से पेरेंट्स के ऊपर ही जाता है, वहाँ से ही हम इनहेरिट करते हैं। तो प्रिडिक्शन हो जाता है एक तरीके से कि बच्चा कैसा दिख सकता है। कई ऐप्स भी आती है आपका बच्चा कैसे दिखेगा इस तरीके से, क्योंकि जो फिजिकल ट्रेट्स हैं हम ज़्यादातर इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से। सो कैसा दिखेगा वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। हेल्थ और डिजीज़ भी कुछ ऐसे लाइक हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटिक वगैरह है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो भी ट्रांसफ़र होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। सो जेनेटिक फैक्टर से ही ये मतलब इफ़ेक्ट करेगा इस डेवलपमेंट को ही। लाइक अगर किसी को बीमारी है तो उसका डेवलपमेंट में तो प्रॉब्लम आनी है ही। तो हेल्थ जो है और डिजीज़ है वो भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। अगर किसी में ऐसे ट्रांसफ़र हो गया है, किसी की लाइक ऐसा चल रहा है इनहेरिटेंसली कि कुछ बीमारियाँ चल रही है, तो उसका डेवलपमेंट पक्का से अफेक्ट होगा। देन आता है मेंटल एंड कोग्निटिव एबिलिटी। मेंटल और कोग्निटिव एबिलिटी है, ये भी कहीं ना कहीं डिपेंड करती है हमारे इनहेरिटेंस पे, कि अगर मेंटल लेवल लो रहा है हमारे पूर्वजों का इस तरीके से, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा मेंटल लेवल भी लो होगा। अगर काफ़ी शार्प रहा है और काफ़ी इंटेलिजेंस रही है हमारे पूर्वजों में, तो चांसेस है कि जो अब पीढ़ी आ रखी है उनमें भी उनका इंटेलिजेंस लेवल भी काफ़ी हाई रहेगा। ओके, जैसे मेमोरी या ससेप्टिबिलिटी हो गया, मतलब मेमोरी जो मेंटल हेल्थ है वो डिपेंड करती है। जैसे क्या होता है ना कि कईयों के पेरेंट्स मेंटली रिटार्ड हैं या कुछ ऐसी दिक्कत है, तो ये है कि बच्चे में भी वो चीज़ आएगी ही आएगी। ओके, सो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, कोग्निटिव एबिलिटी है, वो भी काफ़ी इफेक्ट होती है इससे। बिहेवियरल टेंडेंसी में भी ये चीज़ देखी गई है, लाइक टेम्परामेंट है या लाइक जैसे चिड़चिड़ापन जैसे होता है, बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी होती हैं, वो इनहेरिट होती है, पेरेंट्स से बच्चों में आती है। ओके, देन है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। जैसे होता है कि कहाँ तक बच्चा जा सकता है वो भी हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। मान लो एक है कि मेंटल एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है किसी की, हमें पूर्वजों से ही वो चीज़ है कि भाई इतना दिमाग शार्प नहीं है, तो हम उसको ट्रेन करेंगे, काफ़ी शार्प करेंगे उसको, स्किल सिखाएंगे भी उसको, लेकिन एक सीमा होती है उसके सीखने की, वो उस सीमा को नहीं लांघ सकता। वो अपना 100% देने के बाद भी वहीं तक पहुंच सकता है। तो वो चीज़ होती है कि यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। तो ये है हो गया हेरिडिटी का पूरा, कि हेरिडिटी कैसे अफेक्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को। यहाँ पे हमने पढ़ लिया ट्विंस क्या होते हैं, कैसे लाइक जो 23rd पेयर है वो कैसे अफेक्ट करता है, बॉय और गर्ल का जो जेंडर या सेक्स है वो कैसे डिसाइड होता है, और हेरिडिटी कैसे कैसे फ़र्क डालती है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर। अब हम एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करता है। तो एनवायरनमेंट होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। तो एनवायरनमेंट क्या होगा कि जो हमारे आसपास लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स है वो हमें कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। सो वो पूरा हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। वही एनवायरनमेंट है, लिविंग थिंग भी अफेक्ट करेंगी, नॉन लिविंग थिंग्स भी अफेक्ट करेगी। लाइक जो एयर क्वालिटी है वो भी अफेक्ट करेगी। हम लाइक जो पेड़ पौधे हैं, कैसा वनस्पति वगैरह कैसी है, कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, वो सब अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, हमारे डेवलपमेंट को। नॉन लिविंग में आ जाएगा कि कैसा लाइक वेदर कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, एयर की क्वालिटी कैसी है, और कोई इंडस्ट्री वगैरह तो नहीं है आसपास, ठीक है, क्योंकि उनसे भी एयर की क्वालिटी काफ़ी अफेक्ट होती है, पोल्यूशन काफ़ी फैलता है, और ओबियसली हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसको भी अफेक्ट करेगा। सो इसमें आप थ्योरेटिकल खुद बना लेना, काफ़ी प्रैक्टिकल होके सोचना इस चीज़ को, और ये समझ में आ जाएगा। सो डेवलपमेंटल डोमेन कौन कौन से होते हैं, लाइक कौन कौन सा डेवलपमेंट होगा हमारे अंदर। तो मेनली 5 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं किसी भी बच्चे में। एक तो सोशल डेवलपमेंट होगा, सोशल लेवल पे वो उसका डेवलपमेंट होता है। एक इमोशनली डेवलपमेंट होता है उसका, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो कैसे कैसे अफेक्ट करती है, मतलब इन चीज़ों को कैसे इफ़ेक्ट करेगा हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। बायोलॉजिकल लेवल, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, वो गर्भ में है, माँ के गर्भ में,
तो उसका गर्भ का भी एक तरीके से माँ क्या खा पी रही है उसका भी फ़र्क पड़ता है, वो भी एक एनवायरनमेंट रहता है, वो फैक्टर्स जो रहते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। तो जेंडर, न्यूट्रिशंस, जीन, मेटाबॉलिज्म वगैरह, इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, लाइक जो माँ है उसकी डाइट क्या है, और रेडिएशंस वगैरह के कांटेक्ट में तो नहीं आई है उस टाइम पीरियड पे, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ है। ओके, ये सारी चीज़ें हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अगर कुछ ऐसे मिस हैपनिंग्स हो जाती है तो डेवलपमेंट में वो बच्चा पीछे रह जाता है, मेंटली रिटार्ड भी हो सकता है, फिजिकल हार्म भी हो सकता है बच्चे को। सो ये सारी चीज़ें आएंगी। ओके, फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा कैसा है, लाइक कितनी साफ़ सफाई से हम रह रहे हैं उतने ही हम हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। वेदर कैसा है हमारे आसपास, लाइक ज़्यादा गर्मी है तो फिर अलग वो रहेगा, ज़्यादा सर्दी है तो अलग कंडीशंस रहती है, लाइक हमारे फेस का कलर, स्किन का कलर, हमारी एक्टिविटीज़ वगैरह सारी इफ़ेक्ट होती हैं गर्म और सर्द मौसम की वजह से। हाउसिंग कंडीशन कैसी है, अगर अच्छा खासा हमें घर मिल रहा है और मतलब हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छा पानी मिल रहा है पीने के लिए, साफ़ हवा पानी है, तो इन चीज़ों से भी डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। अगर हम कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ख़राब है, प्रदूषित है, पोल्यूशन है पहले से ही, तो वहाँ पे बीमारियाँ भी ज़्यादा लगेंगी, मलेरिया वगैरह और इस तरीके से। ओके, फिर आता है साइको सोशल एनवायरनमेंट, जिससे इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट कनेक्टेड है। तो स्टिमुलेशन होगा, लर्निंग मोटिवेशन हो गया, फ्रेंड्स का सर्कल कैसा है, स्ट्रेस लेवल कितना है, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि सोसाइटी में कैसा लिंक है भाई, कैसे लोग रहते हैं आसपास। वही जितने पढ़े लिखे, जितनी अच्छी वाली सोसाइटी में रहेंगे उतने ही मेंटल लेवल उतना ही अच्छा होता है। अब जितने पिछड़े इलाकों में रहते हैं वहाँ पे ना तो लाइक इतना कुछ कंडीशंस अच्छी रहती है, लिविंग कंडीशंस अच्छी रहती है ना, वहाँ का सर्कल ऐसे लोग बाग अच्छे रहते हैं, क्योंकि वो लोग बाग क्या करेंगे, चोरी चकारी वगैरह कर सकते हैं या कोई छोटा मोटा काम करेंगे जिसमें फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है, और उससे मेंटल लेवल पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इमोशनली जो इंसान होता है, मान लो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है तो वो अपने आप को कमज़ोर समझेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा उसको। सो वो जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं वीक हो जाता है इन कारणों की वजह से। एक फिर आता है फैमिली एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। फैमिली एनवायरनमेंट में कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, पेरेंट्स हैं वो एक जैसे वेल एजुकेटेड होंगे तो आप अपने बच्चों को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, आपको भी एजुकेट करेंगे। लेकिन अगर पेरेंट्स ही एजुकेटेड नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, वो लाइक पूरे दिन बाहर कमा रहे हैं फिर अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो खुद फ्रस्ट्रेट रहेंगे और आपके साथ भी, मतलब बच्चे के साथ भी क्या पता फ्रस्ट्रेशन में बात करें, ऐसा हालांकि कम केसेस में ही होता है। और तो उन चीज़ों का मतलब जो पेरेंट्स की लिविंग कंडीशन है, पेरेंट्स का मेंटल लेवल है, कैसे आपसे बात कर रहे हैं, उन चीज़ों का इफ़ेक्ट भी पड़ता है एक बच्चे के ऊपर। सिबलिंग्स हैं वो लाइक जो आपके भाई बहन हैं उनका बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो मान लो अगर मैं संख्या में ही देखूँ एग्जांपल, एक तो 2 या 3 भाई बहन हो तो आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें हर एक पर्सन को लाइक एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है। तो जो भाई बहन होते हैं एज ए फ्रेंड काम करते हैं, वो आपको डायरेक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं हर टाइम पे। लेकिन अगर वहाँ पे देखा जाए कि बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा है, मान लो आप 10-15 बच्चे हैं एक ही घर में, तो उनको कंट्रोल करना है, उनको उतना मतलब फैसिलिटी भी नहीं दे पाएगी। एक तो मतलब 2-3 बच्चों को आप वो चीज़ें दो, प्रोवाइड करवाओ, और वही सेम चीज़ अगर आप 10 बच्चों में बांटोगे तो उनको कम कम मिलेगी, जो कि काफ़ी कम है उनके अकॉर्डिंग, उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। सो जो सिबलिंग्स हैं वो भी काफ़ी फ़र्क डालते हैं, ना पढ़ाई लिखाई मिल पाएगी अच्छी, ना उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी रहेगी अगर ज़्यादा होंगे। सो ये भी फ़र्क डालता है। रिलेटिव्स हैं वो भी फ़र्क डालते हैं, जैसे इंडियन सोसाइटी में होते हैं। सपोर्टिव रिलेटिव्स होंगे तो काफ़ी आगे तक जाओगे आप। अगर क्रिटिसिज्म मिलता है उनकी तरफ से तो भी आपको इमोशनली काफ़ी डैमेज होता है और काफ़ी पीछे रह जाते हो आप, डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाएगा, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा रहेगा और आप इतना कनेक्टेड फील नहीं कर पाओगे, इंट्रोवर्ट रह जाओगे, जैसे एक्सट्रोवर्ट नहीं बन पाओगे। आप खुल के अपनी बातें उनके सामने ही बोल सकते हो जो आपको सपोर्ट करता है, समझता है। सो ये हो गया एनवायरमेंटल फैक्टर। और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जो भी आप देखते हो अपने आसपास, या प्रैक्टिकली जो भी होता है बच्चे के बर्थ से लेके और लाइक मरने तक ये चीज़ें चलती रहती है। जो डेवलपमेंट होता है वो पूरा लाइफ टाइम का एक काम है। सो ये चीज़ें हो गई। और डेवलपमेंट में आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक एक्सीडेंट को ऐड कर सकते हो। कुछ होता है ना कि हम बच्चे होता है उनका एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाता है कुछ इंसानों का। सो वो क्या होता है, फिजिकल लेवल पे भी उनको हार्म होता है। फिजिकल लेवल पे हार्म होता है तो वो डिसेबल हो जाते हैं, कुछ भी काम करने में डिसेबिलिटी हो जाती है, हैंडीकैप हो जाते हैं वो। देन सोसाइटी भी उनको लेफ्ट ओवर टाइप से फील करती है, बोझ समझती है उनको,
तो मेंटली इमोशनली भी वो काफ़ी वीक फील करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका भी स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और लाइक जैसे जॉब वगैरह करने जाते हैं तो भी ऐसे लोगों को कम प्रेफरेंस दी जाती है। सो वो भी उनके सोशल जो डेवलपमेंट है उसको और इमोशनल डेवलपमेंट है उसको काफ़ी फ़र्क इफ़ेक्ट करते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी। सो ये पॉइंट्स भी आप ऐड कर सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो ये हो गई हमारी पूरी वीडियो कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है वो कैसे अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। सो काफ़ी इजी है वैसे, इसमें काफ़ी मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं, जो सीटेट में रेगुलरली पूछे जाते हैं। सो ये था पूरा टॉपिक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।